बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको एयर ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी को एक ख़त लिखा गया है। इस ख़त को लिखने का बुनियादी मकसद ईरान को जोहरी प्रोग्राम के हवाले से मुज़ाकरात की पेशकश करना है। अब क्या ईरान अमेरिका के साथ जोहरी प्रोग्राम को महदूद करने के लिए मुज़ाकरात करेगा, और क्या ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे? और अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो क्या अमेरिका और इसराइल ईरान पर बराह रास्त हमला कर सकते हैं? क्या रूस अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिस का किरदार अदा कर सकता है? और अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग हुई तो फिर पाकिस्तान का किरदार क्या होगा? आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ ट्रंप की जानिब से एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का इंकशाफ किया गया कि उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी को एक ख़त तहरीर किया है। इस ख़त को तहरीर करने का बुनियादी मकसद तेहरान को जोहरी प्रोग्राम के हवाले से मुज़ाकरात की पेशकश करना है। ट्रंप की जानिब से जहाँ पर मुज़ाकरात की बात की गई, वहाँ पर जंगी हिकमत अमली का भी ऐलान किया गया और ये कहा गया कि अगर तेहरान ने मुज़ाकरात की तरफ ना बढ़ा और फिर हमें जंग का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा और ये बड़ा खौफनाक होगा तेहरान के लिए। अब ट्रंप की जानिब से जो मुज़ाकरात की पेशकश है ये अपनी जगह पर, मगर कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं आपको न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से बताना चाहता हूँ। बुनियादी तौर पर 2015 में अमेरिका और ईरान के दरमियान एक जोहरी माहिदा हुआ था और इस माहिदे के हवाले से ईरान ने तो पूरी पाबंदी की, मगर 2018 में ये डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिन्होंने इंडिपेंडेंटली उस माहिदे से इनकार किया और उसकी शिकों से इख्तलाफ किया और अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिया। मगर ईरान कुन तौर पर 1 साल तक उस बैनुल अक़वामी एग्रीमेंट के तहत पाबंद रहा। मगर जब अमेरिका ने अपनी पोजीशन को चेंज किया तो बिलाखिर ईरान को भी अपनी पोजीशन को तब्दील करना पड़ा। हिस्ट्री ये बताती है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक तवील अरसे से अमेरिका और इसराइल के निशाने पर है और एक तवील अरसे से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए मुआशी, तजारती, सकाफती पाबंदियों को लगाने का सिलसिला जारी है और तेहरान को एक तवील अरसे से एक बायकॉट का, एक आइसोलेशन का भी सामना करना पड़ा अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से। मगर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस मुज़ाकरात की जो दावत है इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन जो डिप्लोमेसी है, इससे पहले हमने देखा कि खतूत लिखे गए और वो खतूत लिखे गए थे ओबामा की तरफ से ईरान के सुप्रीम लीडर को, और उन खतूत को भी खुफिया रखा गया था। अब जो खतूत के ऊपर रद्दमल की बात है, तेहरान ने पहले तो ये कहा है कि अभी तक उनको कोई इस किस्म का ख़त नहीं मिला, और न सिर्फ ख़त नहीं मिला बल्कि यहाँ तक भी बात कही गई है कि वो किसी भी सूरत न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से बातचीत के लिए तैयार नहीं है और वो ये समझते हैं कि धमकियों से और धौंस के लहजे में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो ये तेहरान की एक बड़ी स्टेटेड पोजीशन है अब तक की। मगर इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि जो आखिरी दौर था ट्रंप का, उसमें नॉर्थ कोरिया के जो सरबराह हैं उनको भी इसी किस्म के खतूत लिखे गए थे और उनको भी न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से मुज़ाकरात की दावत दी गई थी और एक बाकायदा तौर पर मुलाकात भी हुई थी जिसको एक गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा था, मगर वहाँ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब जो ट्रंप की स्ट्रैटेजी है कि एक तरफ ट्रंप जंगों को कंक्लूड कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो नई जंगें छेड़ रहे हैं। उन्होंने यूरोप को हिला दिया है, तजारती जंग शुरू कर दी यूरोप के साथ, लेकिन वो रूस यूक्रेन जंग को ख़त्म करना चाहते हैं। वो हैरान कुन हद तक पुतिन के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं। मगर एक चीज़ जो अब कंसिस्टेंट नज़र आती है बाइडन की पॉलिसी में और ट्रंप की पॉलिसी में, बल्कि ट्रंप तो 2 दर्जे आगे हमें दिखाई देते हैं, और वो गज़ा पॉलिसी है, वो इसराइल के दिफा की पॉलिसी है।
इसराइल के डिफेंस के हवाले से ट्रंप किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए दिखाई नहीं देते, और हमने देखा है कि जितने भी इक़दाम हो रहे हैं वो सारे के सारे इसराइल के हक़ में हो रहे हैं। इसकी एक मिसाल और देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कल एक ऑर्डर जारी किया गया कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रोटेस्ट किए थे गज़ा के हक़ में और इसराइल के ख़िलाफ़, उनको मुल्क बदर करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। अब इसी की जो टाइमिंग है, मतलब गज़ा वार के हवाले से, इसको भी समझना बड़ा ज़रूरी है। गज़ा की जो जंग है, इसको एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके से कोशिश की गई कि किसी तरीके से इस जंग को तेहरान तक लाया जाए, और इस मकसद के लिए भरपूर कोशिश की नेतन्याहू ने, और 3-4 अटेम्प्ट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहली अटेम्प्ट थी शाम में, दमिश्क में ईरानी काउंसलेट के ऊपर अटैक किया गया, और फिर हमने ये देखा कि तेहरान के अंदर जब नए सदर की हल्फ बर्दारी थी तो इस्माइल हानिया को तेहरान के अंदर टारगेट करके शहीद किया गया। और फिर हमने देखा कि लेबनान के अंदर जिस तरीके से पेजर धमाके हुए, हसन नसरुल्लाह की शहादत हुई। और ये जो इम्प्रेशन है कि ये जो मलेशियाज हैं जो कि जहादी तंजीमें हैं, या आप इनको ऑर्गेनाइज्ड तंजीमों के तौर पर देखते हैं, हमास को, हिजबुल्लाह को, इन सब को तेहरान लॉजिस्टिकली, मटीरियली और मॉरली हर लिहाज से सपोर्ट करता है। और यूँ समझा जाता है कि बुनियादी तौर पर जो फील्डिंग इसराइल के राइट और लेफ्ट पर खड़ी की गई, ये बुनियादी तौर पर तेहरान ने ही इस सब चीज़ों को क्रिएट किया। और जहाँ तक न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात है, तो हमने अमेरिका के बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स को देखा है बड़े गौर से, और बड़े सरप्राइजिंग इनिशिएटिव्स भी थे। फॉर एग्जांपल मोहसिन फ़खरेज़ादा को जिस तरीके से सेटेलाइट के ज़रिए अमेरिकन ने टारगेट किया, फिर कासिम सुलेमानी को ईरान के हवाले से जो बड़े ज़बरदस्त किस्म के कमांडो थे उनको शहीद किया। जो अमेरिकन की जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसके ऊपर एक बड़ी गहरी एक ख़ास नज़र है। जो 2015 का एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट के अंदर ईरान की जो यूरेनियम को इस्तेमाल करने की लिमिट है, उसको बहुत महदूद कर दिया गया था। अब ईरान का हमेशा से ये एक नैरेटिव रहा है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पुरअमन मकासद के लिए है, वो किसी को थ्रेट करने के लिए, किसी को धमकियाँ देने के लिए नहीं है। ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर एक हादसे का शिकार हुआ। इस हादसे के हवाले से ऑल्दो कि इसको एक कुदरती हादसा कंसिडर करते हैं जिसके अंदर कोई बैरूनी कुव्वत का हाथ उनको दिखाई नहीं देता, लेकिन अभी भी बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये कारस्तानी भी बेसिकली इसराइल और अमेरिका की ही थी। अब अगर ये जंग होती है तो इस जंग के हवाले से इस जंग को अवॉइड करने के लिए एक और ख़बर भी सामने आ रही है, और वो ख़बर आ रही है रूस से। और रूस के बारे में कहा जा रहा है कि रूस ने अमेरिका को ये ऑफ़र की है बाकायदा तौर पर कि वो ईरान और अमेरिका के दरमियान एक सालिश का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अब क्या ईरान रूस को एक्सेप्ट करेगा, रूस की सालिसी को एक्सेप्ट करेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन हम ये जानते हैं कि रूस के चीन के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, और बड़ी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है मॉस्को के साथ बीजिंग की। और बीजिंग को ये क्रेडिट जाता है, चीन को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सऊदी अरब की और ईरान की सुलह करवाई थी। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रूस इसमें कामयाब हो जाए कि वो दोनों मुल्कों को टेबल पर बिठा सके। लेकिन ये लोग टेबल पे बैठें या ना बैठें, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बड़ा क्राइसिस टाइम होगा, क्योंकि ईरान पर अटैक के लिए ये कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया जाएगा। और ये अचानक जो लव रिलेशनशिप, एक नई प्यार और मोहब्बत की दास्तान पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान शुरू हुई है, ये बुनियादी तौर पर ईरान के पर्सपेक्टिव में है, अफ़गानिस्तान के पर्सपेक्टिव में है। बगराम एयर बेस पर भी अमेरिका कब्ज़ा करना चाहता है, और अमेरिका अगर ईरान को टारगेट करना चाहता है तो उसके लिए सबसे सॉफ्ट लैंड वो पाकिस्तान है। अब क्या पाकिस्तान ईरान के ख़िलाफ़ अपनी सरजमीन प्रोवाइड करेगा? और एक ऐसी सिचुएशन में कि जब पाकिस्तान के अंदर एक अनपॉपुलर रजीम है, और उस रजीम को सबसे बड़ा ख़तरा यह है कि किसी दिन अमेरिका या ट्रंप ये ना कह दे कि जनाब इमरान खान को रिहा करें, नए इलेक्शंस करवाएं।
तो वो रजीम अपने इक़्तिदार की खातिर हर वो काम करना चाहती है जिसके ज़रिए वो अमेरिकन की गुड बुक में आए। अमेरिकन बल्कि यहाँ पर जो इम्प्रेशन अब पाकिस्तान के अंदर क्रिएट हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ये मैसेज कम्युनिकेट कर रही है कि भाई किसी तरीके से आप इस खत्ते में वापस आ जाएं, हम आपके साथ हर तरह का कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं। अभी चंद दिन पहले एक दहशतगर्द को गिरफ्तार करके अमेरिकन के हवाले किया गया और उसके ऊपर जिस तरीके से ट्रंप ने तारीफ की है, वो तारीफ भी बहुत सारे सवालात पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उस पर्सपेक्टिव में बड़ी इंपॉर्टेंट है। मगर हम ये जानते हैं कि तवील अरसे से अमेरिकन प्रेशर की वजह से पाकिस्तान ने ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को बड़ा महदूद रखा है। फॉर एग्जांपल ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट था, वो अमेरिकन की वजह से पाकिस्तान ने उस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं की। इसी तरीके से हम जानते हैं कि कुछ चंद अर्सा कबल एक हमला किया गया था पाकिस्तान की टेरिटरी में पंजगूर के इलाके में जाके, और उसके बाद फिर पाकिस्तान की आर्मी ने ईरान के इलाकों में जाके टारगेट किया था और पाकिस्तान के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए जाते थे कि यहाँ पे कुछ जंदुल्ला नाम की कोई तंजीम ऑपरेट कर रही है, दहशत गर्द हैं जो ईरान के लिए थ्रेट के तौर पे बाइस हैं। तो पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात भी कशीदा रहे हैं, लेकिन ये बात भी बड़ी अहम है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में कशीदगी के बावजूद ईरानी सदर ने पाकिस्तान का एक बड़ा कामयाब दौरा भी किया था। ये ताल्लुकात किसी हद तक बेहतर भी हुए थे और जो चाबहार की जो बंदरगाह है उस हवाले से भी कुछ इंडियंस के भी वहाँ पे कुछ इंटरेस्ट अवेलेबल हैं। तो स्टिल एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की जो पोजीशन है स्ट्रैटेजिकली वो अमेरिका को बड़ी सूट करती है, चाहे वो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करने की बारी आ जाए या फिर ईरान के ऊपर अटैक करने की बात आ जाए। और अगर पाकिस्तान अपने आप को न्यूट्रल रखे तो मेरा ख्याल है कि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि वो हर वो काम करे जो ट्रंप से उनकी दोस्ती को मज़ीद मजबूत करे, करीब लेकर आए। और वो अमेरिकन की ज़रूरत बनना चाहते हैं, वो अमेरिकन के आगे खड़े नहीं हो सकते, एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकते। तो बट स्टिल ट्रंप की जानिब से खतूत लिख दिए गए हैं, ईरान को अभी तक ये खतूत नहीं मिले। ईरान इसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ये मुज़ाकरात होते हैं तो किन ग्राउंड्स के ऊपर होंगे, कामयाबी के कितने इम्कानात हैं, ये भी एक सवाल है। और अगर ये नाकाम होते हैं तो जंग की सूरत के अंदर इस खत्ते के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एक बहुत बड़ा सवाल होगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल AR खान ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।